नमस्कार, मैपिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के एपिसोड में क्या चीजें हैं खास। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है मेरा। आप दोनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं। अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाता है News@9 का भी, और इसकी भी पीडीएफ मैं वहां उपलब्ध करा दूंगा। पिछले वीक हमने शुरू किया था एक इनिशिएटिव सी दिस वीक, और सी दिस वीक में हमने पिछले हफ्ते बात किया था भूमध्य सागर के बारे में। भूमध्य सागर को अच्छे से समझा था, उसके मार्जिनल सीज को देखा था, उसमें कौन कौन से बाउंड्रीज हैं उन सबको देखा था। आज हम बात करेंगे काला सागर के बारे में, क्योंकि काला सागर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और खास करके रूस यूक्रेन वॉर के बाद तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए। तो आज सी दिस वीक में बात काला सागर की करते हैं। काला सागर का लोकेशन आप अगर वर्ल्ड मैप पर देखना चाहें तो ये काला सागर की लोकेशन है, और पिछली बार इस लोकेशन को हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। देखिए भूमध्य सागर, जिसको हमने अच्छे से देखा था, और यहीं से मैंने आपको कहा था कि बीच में मरमरा सागर है और यहां ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी क्या भूमध्य सागर का हिस्सा है या नहीं, इस पर बड़ा डिस्प्यूट है। क्यों है डिस्प्यूट? क्योंकि ब्लैक सी टेक्निकली एक इनलैंड सी है। ठीक है, इनलैंड सी क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि चारों तरफ से ये जमीन से घिरा हुआ है, लैंड से घिरा हुआ है। तीन टर्म अगर हम बात करें तो एक टर्म तो है गल्फ, ठीक है, दूसरा है बे, और तीसरा है इनलैंड सी। ये तीन टर्म्स हैं क्यों, इसको भी समझिए। देखिए जब हम गल्फ कहते हैं तो वाटर बॉडी का जो मुख है, मुंह है, वो खुलता है ओशन की तरफ और नैरो रहता है उसका माउथ, तो उसको हम कहते हैं कि गल्फ है। अगर वाटर बॉडी ओशन की तरफ खुलता है और उसका माउथ चौड़ा है तो उसको कहेंगे कि बे है, और अगर चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है तो उसको कहेंगे इनलैंड सी है। तो इस कैटेगराइजेशन में ये न तो गल्फ है न बे है, ये मार्जिनल सी भी नहीं है। ये क्या है? ये दरअसल इनलैंड सी ही है कैटेगरी में, तो तकनीकी तौर पर तो इसको इनलैंड सी ही मानेंगे। अब बहुत जगह आप देखेंगे इसको भूमध्य सागर का ही उत्तर पूर्वी विस्तार भी लिखा जाता है, यानी मार्जिनल सी के तौर पर भी दिखाया जाता है, लेकिन हम ये समझ लीजिए कि तकनीकी तौर पर ये ब्लैक सी जो है इनलैंड सी है। इनलैंड सी को लेकर डिस्प्यूट क्यों है? उसका एक ही रीजन है, क्योंकि ये बहुत ही सकरे स्ट्रेट्स के जरिए भूमध्य सागर से जुड़ जाता है। कौन से स्ट्रेट हैं? मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, इसको एक बार ठीक से समझ लीजिए। देखिए भूमध्य सागर में जब हमने देखा था कि भूमध्य सागर के मार्जिनल सी कौन कौन से हैं, उसमें हमने देखा था ये क्रोएशिया और वाला जो हिस्सा है, इसमें हमने देखा था ये एडियाट्रिक सी है, एडियाट्रिक सागर। फिर यहां हमने देखा था आयोनियन सी है, ठीक है, और ये एजियन सी है। एजियन सी से बीच में यहां एक सागर, नाम है इसका मरमरा सागर। एजियन सी से अगर मरमरा सागर जाना हो तो एक स्ट्रेट पार करना पड़ता है, डार्डेनल। और मरमरा सागर से अगर ब्लैक सी जाना हो तो एक स्ट्रेट पार करना पड़ता है बॉस्फोरस, बॉस्फोरस जल संधि। अब ये बॉस्फोरस स्ट्रेट, मरमरा सागर और डार्डेनल स्ट्रेट, इसको संयुक्त रूप से अगर आप देखेंगे इन दोनों स्ट्रेट्स को, तो इसको तुर्की स्ट्रेट भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको तुर्की स्ट्रेट या तुर्की स्ट्रेट भी कहते हैं, ठीक है, तुर्की जल संधि। तो दरअसल ये जो ब्लैक सी है ये तुर्की जल संधि के चलते बहुत ही नैरो जल संधि है। तुर्की जल संधि से ये जुड़ा हुआ है एजियन सी से, और इसीलिए इस पर डिस्प्यूट है कि भाई ब्लैक सी इनलैंड सी नहीं है, कहते हैं लोग। बट ये बहुत ही नैरो है रास्ता, और ऑलमोस्ट ये चारों तरफ से स्थल से घिरा है, इसलिए इसको इनलैंड सी तकनीकी तौर पर मानते हैं। तो अब इस लोकेशन को आपने समझ लिया है। आइए एक और चीज यहीं पर देख लीजिए। यहां मैंने बता दिया डार्डेनल से, यहां पर मरमरा सागर, मरमरा सी,
अगर भूमध्य सागर से जाना होगा मरमरा सी, यानी एजियन से जाना होगा अगर मरमरा सी तो डार्डेनल्स स्ट्रेट, मरमरा सी से अगर ब्लैक सी जाना होगा तो यहां पर बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, और ये जो छोटा वाला सी दिख रहा है ये है अजोव सी। यहां पर कर्च स्ट्रेट है, तो इसको आप दिमाग में बना लीजिए। एड्रियाटिक यहां, आयोनियन यहां, एजियन यहां, फिर मरमरा, स्ट्रेट्स कौन कौन से हुए, डार्डेनल्स, फिर बॉस्फोरस, फिर ब्लैक सी, फिर कर्च स्ट्रेट और फिर अजोव सी। अजोव सी को देखेंगे आप तो अजोव सी दरअसल ये क्रीमिया है, ठीक है, जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया। यूक्रेन का पार्ट था पहले, 2014 में इस पर रूस ने कब्जा कर लिया। तो अजोव सी यूक्रेन और रूस से घिरा हुआ है, और क्रीमिया जो कि अभी कब्जे में है किसके, रूस के। तो बेसिकली यूक्रेन और रूस के बीच में है अजोव सी। तो ये पूरी बात हो गई ब्लैक सी के बारे में। आइए अब आगे देखें। चलिए, ये स्ट्रेट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब बॉर्डर कौन कौन से कंट्रीज से लगता है ये जानना भी, हर बार जब भी सी पढ़ेंगे तब ये जानना भी जरूरी है कि किस किस कंट्री से बॉर्डर शेयर होता है। तो बॉर्डर देख लीजिए कौन कौन सी कंट्री से लगता है। सबसे पहले तो आपको दिख रहा है यहां पर यूक्रेन, ठीक, और क्रीमिया जो कि अभी रशिया का पार्ट है। तो यूक्रेन और रशिया, ये रशिया है, ठीक। उत्तर में और उत्तर पूर्व में यूक्रेन और रशिया है। फिर पूर्व में देखेंगे तो कंट्री है जॉर्जिया, ये जॉर्जिया है। आप अपने आउटलाइन मैप पर भी उसको मार्क करते रहिएगा। पूरे सदर्न पार्ट पर आप देखेंगे यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा तुर्की है, ठीक है। और पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया। अब यहां ध्यान रखिए कि एक कंट्री है मोल्डोवा, ठीक है। मोल्डोवा टच नहीं करता, यहीं तक है। तो मोल्डोवा ब्लैक सी के तट पर नहीं है, बट रोमानिया बुल्गारिया साउथ में पूरा का पूरा तुर्की है, जॉर्जिया और रशिया और यूक्रेन, इतनी कंट्रीज इससे लगती हैं, ठीक। चलिए, इधर भी आप देख सकते हैं यही सेम चीज, ये रोमानिया है, ये मोल्डोवा जो नहीं लगता, यहीं तक है मोल्डोवा। ये वाला पार्ट यूक्रेन का है और इधर रशिया का पार्ट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपको बैच के बारे में जानकारी दे दूं। अगला जो बैच आने वाला है 11 नवंबर से शाम को 6 बजे शुरू हो रहा है। तो 11 नवंबर शाम 6 बजे इस बैच में अगर आपको एडमिशन लेना है, अमृत लाइव कोड का यूज करेंगे आप, और अमृत लाइव एक साथ ही है। इस कोड का यूज करके एडमिशन लेने पर आपको ये बैच 28,899 रुपए में पड़ेगा। लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक कीजिए और उसको क्लिक करके आप एडमिशन ले सकते हैं। फीचर्स आपको पता है, ये P2I का फाउंडेशन बैच है, यानी इसमें सारे फीचर्स 1000+ घंटे की जीएस क्लासेस, फिर CSET की क्लासेस, निबंध की क्लासेस, इसके अलावा 1-to-1 मेंटोरशिप की सुविधा, ग्रुप मेंटोरशिप की सुविधा, आंसर राइटिंग, इवेल्युएशन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और बुक्स के सेट भी मिलते हैं। तो आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। अब आ जाइए देखें कौन कौन से माउंटेन्स हैं चारों तरफ इसके। तो माउंटेन्स में अगर बात करेंगे तो देखिए ये है ब्लैक सी, यहां क्रीमिया है ये, और ये क्रीमिया माउंटेन्स है, क्रीमिया माउंटेन, ठीक। ये जो पेनिनसुला है इसको कहते हैं अनातोलिया, अनातोलिया
और इसके मध्य में लगभग है अनातोलिया का पठार। ठीक है, यहां पर है पोंटिक माउंटेन्स। ठीक, ब्लैक सी से कैस्पियन सागर, अगर किसी और मैप में हम देखें, यहां देखिए ब्लैक सी यहां पर है और कैस्पियन सागर ये रहा। तो ब्लैक सी से कैस्पियन सागर के बीच में जॉर्जिया और अजरबैजान वाले इलाके में कॉकेसस माउंटेन्स है। तो कॉकेसस ध्यान रखिए, ये कॉकेसस माउंटेन है। यहां पर क्या हुआ, क्रीमिया माउंटेन। ठीक, क्रीमिया माउंटेन ये कॉकेसस है। फिर मैंने जैसा बताया ये पोंटिक है। ठीक, अनातोलिया पूरे प्रायद्वीप को कहते हैं या फिर इसी को एशिया माइनर भी कहते हैं, और अनातोलिया का पठार बीच में है। ठीक है, इस्तांबुल के पास यहां यिल्ड्स माउंटेन है। ठीक, इस साइड ये जो देख रहे हैं आप कार्पेथियन माउंटेन्स है, और बुल्गारिया को लगभग इस तरह से काटते हुए बाल्कन माउंटेन्स। तो ये यहां बाल्कन माउंटेन से, इसी बाल्कन माउंटेन की वजह से ही ये जो पूरा प्रायद्वीपीय इलाका है इसको हम बाल्कन प्रायद्वीप कहते हैं। तो बाल्कन माउंटेन हो गया, ये कार्पेथियन माउंटेन हो गया, और क्रीमिया हो गया, कॉकेशस हो गया। इधर मैंने बता दिया आपको अनातोलिया है पूरा प्रायद्वीप। तो अगर ब्लैक सी के दक्षिण में अनातोलिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूरा प्रायद्वीप ही है। अनातोलिया का पठार भी है इसके मिड में, और इधर पोंटिक माउंटेन्स है। ये सारे माउंटेन्स जो मुख्य तौर पर आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, चलिए अगर हम ओवरऑल ब्लैक सी के पूर्व में बात करें तो आप कह सकते हैं कि ईस्ट यूरोपियन प्लेन भी इसके उत्तर में है। ठीक है, तो उत्तर में ईस्ट यूरोपियन प्लेन को भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैंने इसमें मार्क कर दिया है। आप की सहूलियत के लिए जब मैं पीडीएफ दूंगा तो अलग अलग तरीके से मैप इसलिए दिया गया है कि आप उस पीडीएफ का इस्तेमाल कर सकें और अपने आउटलाइन मैप में अपने दिमाग से मार्क कर सकें, इसलिए अलग अलग तरीके से दे दिया गया है। ठीक, जैसे इसमें लिखा हुआ है कार्पेथियन माउंटेन्स है, यहाँ बुल्गारिया के पास देखिएगा बाल्कन माउंटेन्स है। ठीक है, यहाँ ये पोंटिक माउंटेन्स है, कॉकेशस आपको पता है ये पूरा रेंज कॉकेशस का है। ठीक है, कैस्पियन सागर और ब्लैक सागर के बीच में। क्रीमिया में क्रीमिया माउंटेन्स है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। अनातोलिया का जो पठार है ये भी आपको पता है। आर्मेनियन हाईलैंड को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, यहां आर्मेनियन हाईलैंड भी। ठीक, अब आ जाइए नदियों की बात कर लेते हैं। नदियां कौन कौन सी गिरती हैं, इंपॉर्टेंट। एक रिवर है नीस्टर। ठीक है, एक है नीपर, या कई जगह आप देखेंगे नाइपर रिवर भी लिखा रहता है। नीपर, नीपर की खासियत यह है कि ये पूरे यूक्रेन को ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में बराबर बांटती है, बीच से एकदम बिल्कुल आती है। इन दोनों के बीच में एक रिवर है बग, इसी को सदर्न बग भी आप देखेंगे हर जगह लिखा रहेगा, बल्कि सदर्न बग ये ज्यादा फेमस है। तो ये 3 रिवर्स जो हैं ये यूक्रेन से ताल्लुक रखती हैं, नीस्टर, नीपर और बग बीच में। दूसरा एक महत्वपूर्ण नदी है डेन्यूब। ठीक है, जो कि जाकर गिरती है ब्लैक सी में, लेकिन ये जर्मनी से निकलती है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ियों से निकलती है। अभी हम अगले मैप में देखेंगे इसको कि किन किन देशों से होकर जाती है। बहुत सारे देशों से होकर आती है और
अगर वोल्गा नदी को छोड़ दें तो वोल्गा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है यूरोप की। तो एक डेन्यूब हो गया, नीस्टर, बग, निपर, और एक किजिल नदी आपको ध्यान पर रखना चाहिए। किजिल नदी तुर्की से होकर आती है, यानी अनातोलिया के पठार से निकलती है और तुर्की से होकर सदर्न पार्ट से होकर आती है, ब्लैक सी में गिरती है। तो ब्लैक सी में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियों की बात करें अगर, तो किजिल, डेन्यूब, नीस्टर, बग और निपर, ये 5 नदी आप ध्यान रखिए। कभी अगर मिलाने के लिए आ जाएगा तो बहुत आराम से आप एलिमिनेट कर पाएंगे। चलिए, मैंने जैसा कि बताया, नीस्टर यूक्रेन से संबंधित है, कार्पेंथियन माउंटेन्स से निकलती है, कार्पेंथियन से ही बग भी निकलती है, ध्यान रखिए। तो दोनों नदियां कार्पेंथियन से ही निकलती हैं और निकलकर ये जाकर गिरती है ब्लैक सी में, ठीक है। मोल्डोवा के साथ बॉर्डर, मोल्डोवा और यूक्रेन के बीच बॉर्डर भी बनाती है ये नीस्टर, ठीक है। बग भी कार्पेंथियन से निकलती है और जाकर गिरती है ब्लैक सी में। और निपर जो रशिया से निकलती है, रशिया के वल्दाई हिल्स से निकलती है। ये जो नदी आ रही है ना, ऐसे बेलारूस से होते हुए, ये है निपर। इसी नदी के किनारे पर यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो निपर निकलती है दरअसल इस तरह, रशिया से निकलती है और रशिया में जो वल्दाई हिल्स है, वल्डाई या फिर वल्दाई, इंग्लिश में लिखेंगे तो VALDAI हिल्स, वहां से निकल के बेलारूस से होते हुए, और फिर ये बेलारूस है, बेलारूस को कट करते हुए, और फिर ये यूक्रेन को ऑलमोस्ट बीचों बीच काटती है और तब जाकर गिरती है कहां? ब्लैक सी में, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि यूक्रेन से ही संबंधित हैं। अब अगली नदी जो हमने देखा, डेन्यूब देखना है हमें। देखिए, डेन्यूब निकलती है जर्मनी से, और जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है। तो जर्मनी से निकलने के बाद इस नदी का फ्लो क्या रहता है? जर्मनी से निकलने के बाद ये नदी ऑस्ट्रिया में इन करती है। ये ऑस्ट्रिया है, ठीक है। ऑस्ट्रिया को नॉर्थवर्ड काटती हुई आगे बढ़ती है, फिर ये बॉर्डर बनाती है स्लोवाकिया के बीच और हंगरी के बीच। यहां बॉर्डर से होकर बहती है स्लोवाकिया और हंगरी, और हंगरी से फिर ये साउथवर्ड सीधे काटती है हंगरी को। फिर हंगरी से जब आती है तो ये क्रोएशिया है, ठीक, ये क्रोएशिया है। तो क्रोएशिया और ये सर्बिया है, क्रोएशिया और सर्बिया के बीच बाउंड्री बनाती है, फिर सर्बिया को काटती है। फिर सर्बिया और रोमानिया, इधर रोमानिया इधर सर्बिया, सर्बिया और रोमानिया का बॉर्डर होते हुए, और फिर रोमानिया और बुल्गारिया के बीच बॉर्डर बनाते हुए ये जाती है आगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका फ्लो ही इस तरीके का है कि कई सारी कंट्रीज से होकर ये बहती है, ठीक है। कोई और कलर ले लें, कौन सा कलर ठीक होगा? ग्रीन लेके देखें, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए, ये ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी का, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकली जर्मनी से, फिर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया को ऊपर से सिर काटते हुए, फिर स्लोवाकिया और हंगरी के बॉर्डर को पार की, हंगरी को बीच से काटी केक की तरह, फिर यह है क्रोएशिया और इधर है सर्बिया, तो क्रोएशिया और सर्बिया का बॉर्डर बनाई, और फिर सर्बिया को काटी, फिर सर्बिया और रोमानिया के बीच बॉर्डर बनाती है,
फिर रोमानिया और बुल्गारिया के बीच बड़ा बॉर्डर बनाती है और सबसे ज्यादा इसके बेसिन का हिस्सा रोमानिया में बहता है। 30% के करीब इसके बेसिन का हिस्सा रोमानिया में है। ठीक, फिर बुल्गारिया और रोमानिया के बीच बॉर्डर बनाते हुए ये आगे जाती है और यहां टच करती है मोल्डोवा को और टच करती है यूक्रेन को। ठीक, ये मोल्डोवा है और ये यूक्रेन का पार्ट है। तो मोल्डोवा और यूक्रेन के बॉर्डर को टच करते हुए फिर जाकर रोमानिया से तट में गिरती है ब्लैक सी के। तो सोचिए कितने सारे कंट्रीज को ये पार करती है। ठीक है, इसको आप अपने आउटलाइन मैप में जरूर मार्क कर लीजिएगा और ये पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही। मोल्डोवा में सिर्फ 1.5% इसके बेसिन का हिस्सा है, जबकि रोमानिया में 30%। सबसे कम मोल्डोवा में है और सबसे ज्यादा रोमानिया में। चलिए भाई, और तो कुछ नहीं छूट रहा। चलिए, मेरे ख्याल से तो सारे पॉइंट्स हो गए हैं। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेन्यूब, डॉन और कुबान इसमें सीधे गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसके भू रणनीतिक और व्यापारिक महत्व को देखते हुए तुर्की सरकार ने इसे मरमरा सागर से जोड़ने के लिए इस्तांबुल नहर की परियोजना प्रस्तावित की है। कभी कभी समाचारों में रहे विवादित क्षेत्र डोनबास, क्रीमिया और अबखाजिया इसके तट पर हैं। किसके संदर्भ में सवाल है? काला सागर के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कितने कथन सही हैं। कितने कथन? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। इसमें से एक तो आपको पता है कि भाई डेन्यूब रिवर तो काला सागर में गिरती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डॉन और कुबान आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा। देखिए, डॉन और कुबान दोनों नदियां रशिया से बिलोंग करती हैं और रशिया में आप जब मैप को देखेंगे तो ये डॉन आकर गिर रही है सी ऑफ अजोव में और कुबान कॉकेशस माउंटेन्स से निकलकर ये जाकर गिरती है सी ऑफ अजोव में। तो कई जगह आपको लिखा रहेगा क्यूबन या फिर कुबान, कुछ भी लिखा रहे, KUBAN इसका स्पेलिंग है इसकी। और डॉन, तो डॉन निकलती है सेंट्रल रशियन हाईलैंड से, ठीक है, और आकर गिरती है अजोव में। और कॉकेशस से निकलती है कुबान और जाकर गिरती है अजोव में। तो दोनों रूस से ताल्लुक रखते हैं और दोनों अजोव में गिरते हैं, ध्यान रखिए। जबकि आपको पता ही है कि किजिल, डेन्यूब, नीस्टर, बग, नाइपर या नीपर, ये सब नदियां कहां जाकर गिरती हैं? ब्लैक सागर में गिरती हैं। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि डॉन और कुबान तो अजोव में जाकर गिरती हैं। फिर कह रहा है इसके भू रणनीतिक और व्यापारिक महत्व को देखते हुए तुर्की सरकार ने इसे मरमरा सागर से जोड़ने के लिए इस्तांबुल नहर की परियोजना प्रस्तावित की है। ये बीच में काफी खबर में भी रहा था। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि बॉस्पोरस स्ट्रेट है जिससे आप मरमरा सागर से, मरमरा लिखा हुआ है, मरमरा सागर से ब्लैक सी जाते हैं। तो ब्लैक सी और मरमरा सागर को जोड़ने वाले बॉस्पोरस स्ट्रेट के ट्रैफिक को कम करने के लिए ठीक इसके समानांतर एक इस्तांबुल कनाल, इस्तांबुल नहर प्रस्तावित है। ध्यान रखिए, प्रस्तावित नहर है, अभी ऑपरेशनल नहीं है। और तुर्की की सरकार ये चाहती है कि यहां बॉस्पोरस के क्राउड को कम करें, ट्रैफिक को कम करें और यहां से एक ऑल्टरनेटिव वे निकाल लें ताकि कनेक्टिविटी हो ब्लैक सी से मरमरा सागर। तो यही आपके स्टेटमेंट में पूछ रहा है, तो ये भी सही है। कभी कभी समाचारों में रहे विवादित क्षेत्र डोनबास, क्रीमिया और अबखाजिया इसके तट पर हैं। क्रीमिया तो आपको पता ही है कि इसके तट पर है। भाई आपने देखा, यही तो क्रीमियन पेनिनसुला है, ठीक है, क्रीमियन माउंटेन्स भी आपने देख लिया। तो क्रीमिया तो ब्लैक सी के तट पर है, लेकिन साथ में कह रहा है डोनबास, यूक्रेन का जो इलाका जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, और अबखाजिया। तो इसमें देख लेते हैं। देखिए, क्रीमिया ब्लैक सी, ये है डोनबास जो सी ऑफ अजोव से लगा हुआ है, तो सी ऑफ अजोव से ताल्लुक रखता है।
और अबखाजिया ये जॉर्जिया का पार्ट है, लेकिन ये डिस्प्यूटेड है, इसलिए इस पर खूब ज्यादा विवाद रहता है। डिस्प्यूट किसके किसके बीच होगा? ये रशिया है और ये जॉर्जिया है। ऑब्वियसली डिस्प्यूट किसके किसके बीच है? रशिया और जॉर्जिया के बीच। तो रशिया जॉर्जिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ये जो अबखाजिया इलाका है इसको रशिया स्वतंत्र देश मानता है। यहां 1993 से ये एक अलगाववादी क्षेत्र है जॉर्जिया का, तो यहां 1993 से ही अपना शासन वहां लोग चला रहे हैं। इसको मानता है रशिया, समर्थन देता है स्वतंत्र देश के तौर पर, जबकि यूएन और बाकी यूएन के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें मैक्सिमम वो इसको जॉर्जिया का पार्ट मानते हैं, सॉवरेन जॉर्जिया का। तो इसी बात को लेकर जॉर्जिया और रशिया में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो ये अबखाजिया जो है ये कहां पर है? ब्लैक सी के तट पर है। कह रहा है कि डोनबास, क्रीमिया और अबखाजिया इसके तट पर है, तो यह भी गलत हो गया, क्योंकि हमने देखा डोनबास तो अज़ोव के साथ लगा हुआ है। ठीक, आइए अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ स्ट्रेट दिया हुआ है और जिन्हें जोड़ता है। इस पर तो सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं, आपको हमेशा इस बात की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आज हमने कौन कौन से स्ट्रेट देखे? आज हमने डार्डेनल्स देखा, तो फिर एजियन से आ जाएगा यहां जोड़ने के लिए कि एजियन सागर और मरमरा सागर, तो डार्डेनल्स। बॉस्फोरस देखा, मरमरा से ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी से अज़ोव सी, कर्च स्ट्रेट। तो इस तरीके से स्ट्रेट को आपको मार्क करना पड़ेगा। मलक्का स्ट्रेट कह रहा है बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर। ओट्रांटो कह रहा है एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर। कर्च स्ट्रेट काला सागर और लाल सागर, और जिब्राल्टर भूमध्य सागर और लाल सागर। देखिए जिब्राल्टर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं भूमध्य सागर वाले में, कि जिब्राल्टर के जरिए भूमध्य सागर अटलांटिक ओशन से जुड़ता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। जिब्राल्टर, भूमध्य सागर और लाल सागर, तो लाल सागर यहां लिखकर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भूमध्य सागर और क्या होना चाहिए था? अटलांटिक ओशन होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। कर्च स्ट्रेट आपको अभी अभी मैंने बताया कि काला सागर को लाल सागर से नहीं बल्कि अज़ोव सागर से जोड़ता है, यही देखा था ना हमने अभी। तो ब्लैक सागर और अज़ोव सागर इसके बीच में है स्ट्रेट ऑफ कर्च, जबकि ये क्या कह रहा है? काला सागर और लाल सागर, तो ये भी गलत हो गया। मलक्का, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर। आपको मलक्का स्ट्रेट के बारे में तो हमेशा जानना चाहिए। मलक्का स्ट्रेट दुनिया के व्यस्ततम स्ट्रेट्स में से एक है, ठीक है, और बहुत बड़ी तादाद में यहां से व्यापार होता है। साउथ चाइना सी को जोड़ता है ये अंडमान सी से, ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी से नहीं। तो साउथ चाइना सी और अंडमान सी को जोड़ता है मलक्का स्ट्रेट, और ये कह रहा है बंगाल की खाड़ी को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, तो ये भी गलत है। और ओट्रांटो एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के बीच में है, तो ओट्रांटो ये है, हमने देखा था अभी एड्रियाटिक सागर यहां, आयोनियन सागर यहां और एजियन सागर यहां। तो एड्रियाटिक और आयोनियन के बीच एक स्ट्रेट है जिसको स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो कहते हैं, ओट्रांटो स्ट्रेट, ये वाला ठीक है। तो केवल 2 इसका सही उत्तर होगा। और क्वेश्चन करते समय ध्यान रखिए कि आजकल प्रश्न में 2 भाषा है। एक, उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या है? केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2 और 4। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही सुमेलित है। और अगर इस क्वेश्चन को पूछ दिया कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो फिर उसमें फिर आंसर क्या होगा? केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न की भाषा पर ध्यान देना है। चलिए हाल ही में स्कॉटिश सरकार ने ऐलान किया कि वो गाजा संघर्ष पर शांति वार्ता में प्रगति होने तक इजरायली राजदूतों के साथ कोई और बैठक नहीं करेगी। सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि वो तब तक इजराइल से कोई और निमंत्रण स्वीकार नहीं करेगा जब तक इजराइल नरसंहार और युद्ध अपराधों की जांच पर अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के साथ पूर्ण सहयोग नहीं करता। लास्ट टाइम विदेश सचिव द्वारा इजराइल की उपराजदूत से मुलाकात करने के चलते स्कॉटिश सरकार को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था। तो स्कॉटलैंड के बारे में हम यहां जान लेंगे। देखिए स्कॉटलैंड की अगर बात करते हैं हम, तो फिर ये है स्कॉटलैंड,
और आप में से बहुत सारे लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि यूके, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश आइल्स, ये सब में अंतर क्या है, इंग्लैंड, इसमें अंतर क्या है। तो देखिए पहले तो इसी को समझ लेते हैं, फिर स्कॉटलैंड को समझेंगे। यूके की अगर बात करें तो इसमें 4 कंट्रीज हैं। वो 4 कंट्रीज कौन कौन से हैं? एक तो है, ये जो हिस्सा है ये है वेल्स, ठीक है। ये है इंग्लैंड, ठीक। फिर है स्कॉटलैंड, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड एक अलग कंट्री है, ठीक। वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों को जब मिला देंगे तो इसको कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। इसी के ठीक पश्चिम में एक आइलैंड है आयरलैंड, जिसमें 2 कंट्रीज हैं। ये वाली जो कंट्री है ये है आयरलैंड गणराज्य, और ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो जब ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये ग्रेट ब्रिटेन यानी स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, और प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, इसको मिला देंगे तब बनेगा यूके। तो ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, ये मिलाकर बनता है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये जो आयरलैंड गणराज्य है, इन सबको अगर मिला देंगे, सबको, तो इसको कहते हैं ब्रिटिश आइल्स, ब्रिटिश आइल्स, ठीक है, ISLES। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि कंफ्यूजन नहीं रखना है। ग्रेट ब्रिटेन क्या है? ग्रेट ब्रिटेन में 3 कंट्रीज हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। इंग्लैंड अपने आप में एक कंट्री है और जिसकी राजधानी क्या है? लंदन। ग्रेट ब्रिटेन में यानी इन तीनों में नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाते हैं तो कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, और इन सारे को मिलाकर कहते हैं ब्रिटिश आइल्स, ठीक। अब आप स्कॉटलैंड के बॉर्डर्स को देख लीजिए। स्कॉटलैंड के साउथ में है इंग्लैंड, वेल्स नहीं, इंग्लैंड। तो ये है इंग्लैंड, इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं वाटर बॉडीज हैं, ठीक है। तो यहां पर एक वाटर बॉडीज है आयरिश सी, ये आयरलैंड है, तो इसके और जो ब्रिटेन वाले पार्ट हैं उसके बीच में इसको कहते हैं आयरिश सागर, ठीक है। स्कॉटलैंड के पश्चिम में देखेंगे तो हेब्राइडस सागर है। पूर्व में नॉर्थ सी, दुनिया का सबसे टर्बुलेंस वाला खतरनाक सी रूट है ये, तो नॉर्थ सी है, ठीक है, पूर्व में। और इधर आयरिश सी हो गया, इधर हेब्राइडस हो गया, और ये पूरा किसका पार्ट है? अटलांटिक ओशन का पार्ट है। तो अटलांटिक ओशन इसके उत्तर में और पश्चिम में अटलांटिक ओशन बोल सकते हैं। अगर लैंड की बात करेंगे तो लंदन यानी इंग्लैंड, उसी से इसका
लैंड पार्ट जुड़ा हुआ है। ठीक, ये वाला मैंने आपको समझा दिया है। अब अगर देखें कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो हाईलैंड है, नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड और सदर्न अपलैंड। स्कॉटलैंड के उत्तर में है नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड और दक्षिण में है सदर्न अपलैंड। और बीच का जो हिस्सा है ये है ग्रैम्पियन माउंटेन्स, ग्रैम्पियन माउंटेन्स। इसी ग्रैम्पियन माउंटेन्स में बेन नेविस है, बेन नेविस, जो न सिर्फ स्कॉटलैंड की बल्कि पूरे ब्रिटिश आइल्स की, ये सारे द्वीप, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ग्रैम्पियन माउंटेन्स जो कि बीच में है और ये सबसे ऊंचा इलाका है, बेन नेविस इसका सबसे हाईएस्ट पीक है पूरे ब्रिटिश आइल्स का, और मात्र 1343 मीटर है, ध्यान रखिए, अरावली जितना। ठीक, चलिए हो गया सब कुछ। प्रश्न है, जापान, आयरलैंड, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कितने देश ऐसे हैं जो ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश में अवस्थित हैं? केवल 3, केवल 4, केवल 5 या फिर सभी 6? तो आपने एक बेसिक, आपको नॉलेज जरूर होगा ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ा है तो, कि हम कॉन्टिनेंट को देखते हैं जब कि उसमें किस तरह का जलवायु होगा, तो हम देखते हैं कि वो ईस्टर्न मार्जिन है या फिर वेस्टर्न मार्जिन है या फिर मिड में है। तो 0 से 10 डिग्री के बीच में हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, जिसको आप विषुवतीय जलवायु कहते हैं, यहां विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। लेकिन 10 से लेकर 30 के बीच में मॉनसून फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मॉनसून टाइप जलवायु पाई जाती है। किधर? पूर्वी हिस्से में। तो कॉन्टिनेंट का जो पूर्वी हिस्सा है 10 से लेकर 30 डिग्री तक, ये बॉक्स आप चाहें तो अपने से भी बना सकते हैं, मॉनसून टाइप जलवायु मिलती है यहां। फिर बीच में सूडान टाइप जलवायु, सवाना घास के मैदान मिलेंगे। और पश्चिम में 10 से 30 के बीच डेजर्ट मिलता है, रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान मिलते हैं। 30 से 45 तक की बात करेंगे तो चीन तुल्य जलवायु मिलता है पूर्वी भाग में कॉन्टिनेंट के, स्टेपी जलवायु मध्य में। ठीक है, और पश्चिमी जो भाग है वो भूमध्य सागरीय जलवायु है। फिर 45 से 65 के रेंज में देखेंगे तो फिर पूर्व में ईस्टर्न मार्जिन पर लॉरेंशिया टाइप जलवायु मिलती है। फिर मध्य में सेंट्रल कॉन्टिनेंट साइबेरिया तुल्य जलवायु मिलती है, और पश्चिमी भाग में ब्रिटिश तुल्य जलवायु मिलती है। और बाकी उसके बाद पोलर टाइप आ जाता है, आर्कटिक टाइप आ जाता है। तो यही क्लासिफिकेशन आप जरूर ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और पढ़े होंगे। इसके हिसाब से जो प्रश्न पूछ रहा है उसको देख लीजिए। जापान, आयरलैंड, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे और दक्षिण अफ्रीका, इनमें से पूछ रहा है कि भाई ब्रिटिश तुल्य जलवायु कौन कौन सा है। तो अब यहां देखिए, जापान और कोरिया की अगर बात करें तो यह चीन तुल्य जलवायु में आता है, न कि ब्रिटिश तुल्य जलवायु। ठीक है, ये 30 से 45 डिग्री, अभी अभी हमने देखा 30 से 45 डिग्री में पूर्वी हिस्से में क्या है? चीन तुल्य जलवायु। तो जापान और दक्षिण कोरिया वाला इलाका तो चीन तुल्य जलवायु का है। तो जापान और दक्षिण कोरिया को हटा दीजिए। ठीक है, अब है आयरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का फैलाव इस तरीके से है, इसमें तीनों ही तरह की जलवायु मिलती है। ये कहां से कहां तक है? ये भी 30 से 45 वाले रेंज में। ठीक है, तो 30 से 45 वाले रेंज में तो भैया आपको पता है कि ये नॉर्थ लिखा है, लेकिन नॉर्थ या साउथ दोनों हो सकता है। 30 से 45 वाले रेंज में तो है ही नहीं ब्रिटिश तुल्य जलवायु। ठीक, अब बचे बाकी। तो बाकी जो हैं, जिसमें नॉर्वे हो गया,
ठीक है, और आयरलैंड हो गया। दक्षिण अफ्रीका हट ही गया है, लेकिन जो न्यूजीलैंड है वो हो गया। यहां पर ब्रिटिश तुल्य जलवायु आपको मिलता है। तो इसका केवल 3 सही उत्तर है। दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा, दक्षिण कोरिया नहीं होगा, जापान नहीं होगा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे, यहां ब्रिटिश तुल्य जलवायु मिलती है। ये कोर ज्योग्राफी का पार्ट है। यहां लेने का मकसद सिर्फ ये है कि इस तरह से भी सवाल बनाए जा सकते हैं। चलिए, बीते दिनों ओमान की राजधानी मस्कट के वादी अल कबीर इलाके में स्थित एक शिया मस्जिद ओमान अली बिन अबी तालिब, याद नहीं करना है आपको, में हमलावरों ने गोलीबारी की थी नमाजियों पर, जिसमें 9 लोग मारे गए थे। इसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्री के थे, जिसमें इंडियंस भी थे। हमले की जिम्मेदारी बाद में इस्लामिक स्टेट ने ली। हमें बात करना है किसके बारे में? ओमान के बारे में। ओमान एक मिडिल ईस्ट कंट्री है। अगर इस पूरे मैप पर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ओमान एक मिडिल ईस्ट का पार्ट है। ये पूरा मिडिल ईस्ट है, ठीक है। इसी मिडिल ईस्ट में यहां पर ओमान है, ठीक है। अब इस मैप पे आ जाइए, थोड़ा क्लोज पे आ जाइए। ओमान की अगर बात करें तो बाउंड्री किससे किससे लगती है? यमन, सऊदी अरब, यूएई, ठीक है, यमन, सऊदी अरब, यूएई से बाउंड्री लगी हुई है। फिर वाटर बॉडी की बात कर लीजिए। वाटर बॉडी की अगर बात करें तो अरेबियन सी, यहां पर है ओमान की खाड़ी, यह है फारस की खाड़ी। अब आप कहेंगे कि भाई ओमान की खाड़ी तो ठीक है, ओमान से लगा हुआ है, लेकिन फारस की खाड़ी कैसे लगा हुआ है? तो ध्यान रखिए कि ये जो यूएई का हिस्सा देख रहे हैं ना, यहां ये पेनिनसुला जो है इसको कहते हैं मुसंदाम प्रायद्वीप। यहां पर है माधा, ये ओमान का पार्ट है। मुसंदाम प्रायद्वीप ओमान का पार्ट है, और इसलिए ये फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट और इधर ओमान की खाड़ी, ये तीनों ओमान से ताल्लुक रखते हैं। अरेबियन सी तो है ही, ठीक है। तो देखिए यहां ये है मुसंदाम पेनिनसुला, ये वाला, और यहां है माधा, ये ओमान के हैं, और ये ओमान तो है ही, ठीक। तो ओमान के एक्सक्लेव के रूप में है मुसंदाम पेनिनसुला, और इस वजह से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कनेक्टेड है, इधर पर्शियन गल्फ से और इधर ओमान की खाड़ी से, ठीक। चलिए, अगर हम देखें पर्वत, तो यहां पर्वत का विस्तार है अल हजार माउंटेन्स, और अल हजार माउंटेन्स और सागर के बीच में है अल बातिनिया प्लेन। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लीजिए, याद रखने की जरूरत नहीं है। अल हजार माउंटेन्स उत्तर में है ओमान के। फिर है अल समीम, जिसका अर्थ होता है नमक का मैदान, नमक का मैदान, ठीक। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेजर्ट जो ओमान में भी है, सऊदी अरेबिया में भी है, यूएई में भी फैला हुआ है, और यमन में भी फैला हुआ है, और दुनिया का सबसे बड़ा सैंड डेजर्ट है, जिसका नाम है रुब अल खली। ठीक, तो इसका विस्तार जो है ये चारों कंट्रीज में, रुब अल खली का, इसको याद रखना होगा आपको। इसी तरीके से यहां जिद्दत अल
हर्सिस, जिद्दत अल हर्सिस, जिसको याद रखने की जरूरत नहीं है, हर्सिस डेजर्ट। धोफर या ढोफर डेजर्ट, ये सब डेजर्ट। लेकिन ध्यान रखिए कि यहां मसीरा आइलैंड है, मसीरा आइलैंड ये ओमान का है। जैसे हमने देखा मुसंदाम पेनिनसुला ओमान का है, यहीं पर सटा हुआ है मसीरा आइलैंड जो कि ओमान का है। और मसीरा आइलैंड के ही पास है मसीरा गल्फ, मसीरा की खाड़ी, मसीरा की खाड़ी। ठीक, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी जिसको आपको जानना चाहिए। आइए देखें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश दिया है बोलीविया, सफल सैन्य तख्ता पलट। म्यांमार, जातीय सशस्त्र समूह और सेना के मध्य लड़ाई। बहरीन, ईरान के साथ राजनीतिक संबंधों को तोड़ने का फैसला। कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं? इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। और ये सवाल इसलिए फ्रेम किया गया है कि क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था हाल ही में। एक तरफ देश, दूसरी तरफ समाचार में रहने का कारण। अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट। सूडान, देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध। तुर्की, नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी। और पूछा था इन युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और आज से हमने एक नया काम भी स्टार्ट किया है कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना भी है और खोजना भी है। हम जब भी नया एपिसोड शुरू करेंगे, नई खबर के साथ शुरू करेंगे। इस वाले की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप इस भरोसे पे बैठ जाते हैं क्योंकि अगली क्लास में तो इसको डिस्कस किया ही जाएगा। तो जब तक कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आप इसको खुद से ही खोजिएगा। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।